लगातार आप लोगों को एक खबर दिखा रहा हूँ ई रिक्शा वालों पर। ई रिक्शा वालों के साथ किस तरीके से ज्यादती हो रही है। लगातार ज्यादती इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गरीबों का मुद्दा है, आम लोगों का मुद्दा है। बड़े लोगों के मुद्दे तो अक्सर कानूनी पेच से छुड़ाए जाते हैं, लेकिन आम लोगों के मुद्दे घूमकर वहीं रह जाते हैं। उनको कितना इंसाफ मिलता है। कुछ ऐसा एक मुद्दा आया है बनारस से, जहाँ एक ई रिक्शा वाले को बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा जाता है और उसके रिक्शे को जब्त कर लिया जाता है। गंभीर मुद्दा इस एक तरफ से है। अगर किसी बड़े व्यक्ति के साथ ये घटना घटी होती तो शायद सभी मीडिया इसको दिखा रहे होते, हाईलाइटेड होता कि प्रशासन ने इतना बड़ा कांड कैसे कर दिया। लेकिन एक आम आदमी की घटना थी, इसलिए शायद वो शांत हो गई। लेकिन हम आपको जरूर उससे अवगत कराने होंगे। और इस वक्त हम जिनसे आपको परिचय करवाने वाले हैं, परवीन जी है, जो लगातार ई रिक्शा वालों के पक्ष में आवाज़ उठाते हैं और उनसे ही बात करेंगे। नमस्कार परवीन जी, आपका स्वागत है। नमस्ते, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे मुद्दे को जो है लगातार उठा रहे हैं, हम लोगों की बात जो है लोगों तक पहुंचा रहे हैं। परवीन जी, ये जो हमने बोल ही दिया है कि जो वहाँ का मुद्दा, एक रिक्शा वाले को बहुत बुरी तरीके से पीटा गया, इसका क्या हुआ है, इसके विषय में बताएंगे आप ज़रा। देखिए, पहले तो इन्होंने जो है हम लोगों के जीवन में जो ई रिक्शा से परिवार चलता है उसका सड़क रोक दिया। सब कुछ जो है छोटे छोटे हिस्सों में हमारे ज़िंदगी को बांट दिया। हम एक जोन से दूसरे जोन में नहीं जा सकते। अब उसके बाद जो है घटियापन जो है वो प्रशासन के द्वारा जो किया गया, पुलिस प्रशासन के द्वारा एक ई रिक्शा चालक को गोदौलिया पे जो है बहुत बुरी तरीके से, है ना, ऐसी हरकत जो है अमेरिका में हुआ था। जो ब्लैक लाइव मैटर करके एक आंदोलन चला था, उसे गर्दन पे जो है पैर रखा था एक पुलिस वाले ने अमेरिका के, तो पूरा अमेरिका खड़ा हो गया था। अभी बनारस में वैसी ही हरकत जो है, एक बनारस का पुलिस वाला एक ई रिक्शा चालक के गर्दन पे पैर रखता है और उसको खूब बुरी तरीके से मारा पीटा जाता है। अभी वो थाने में उसे बंद कर दिया जाता है, जबकि उसका कोई कसूर नहीं है। कोई कसूर नहीं है उसका। सिर्फ उसका कसूर यह है कि वो अपने बच्चे को पालने के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए वो ई रिक्शा लेकर के सड़क पर आया हुआ है। बस उसका कसूर। दूसरे जोन में चला गया, वो दूसरे जोन में चला गया। अरे बनारस में है वो, पाकिस्तान में नहीं गया है वो, अमेरिका के जोन में नहीं गया है वो। पाकिस्तान चले जाते तो वो भी इतना टॉर्चर नहीं करते, पल को पूछते पहले। हाँ बिल्कुल पूछते। कानूनी तरीका होता है, कानून है ना, देश का कानून है। और कानून ही रक्षक की जगह भक्षक बन जाए तो फिर कानून पे भरोसा कोई क्यों करेगा, कैसे करेगा, उसकी तरफ कैसे देखेगा कि वहाँ हम जाएं तो क्या आशा लेके जाएंगे। मतलब आम लोगों को प्रशासन और इस तरीके से अगर देखेगी, जैसे कि आप अपराधी, आतंकवादी को शब्द यूज करना चाहूँगा, उस तरीके से इसके साथ ट्रीटमेंट किया जाता है, इस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे तो आम आदमी क्या करेंगे। वैसे एक चीज़ छोटी सी सुनने में आई थी कि वो जो ड्राइवर था उसने ड्रिंक कर रखा था। तो ड्रिंक कर लिया होगा। अगर ड्रिंक करना इतना बड़ा बुरा माना जाता तो उत्तर प्रदेश सरकार, योगी जी की सरकार, पूरे उत्तर प्रदेश में शराबबंदी लागू कर दे। बिहार में शराबबंदी है। आप जो है शराब के ठेके चलाते हैं और शराब पी लिया अगर कोई, तो उसके ऊपर जो है पूरा का पूरा प्रशासन बरस गया। उसके ऊपर चालान काटा जाए, जो जरूरी कानूनी कार्रवाई है वो किया जाए, उसको हम नहीं मना कर रहे। मारना पीटना, उसे लहूलुहान कर दिया गया, लहूलुहान कर दिया गया। ये गुनाह इतना मारा गया था कि लहूलुहान कर दिया, पूरी तरीके से, बहुत बुरी तरीके से मारा गया। फिर उसे थाने में ले जाके मारा गया। अभी तक उसका पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ पे है। तो ये जो स्थिति है, ये हम मतलब वो चालक जो उसमें वीडियो में देखा था, वो प्रशासन के पैरों में गिरगिरा रहे थे। हाँ वो पैर पकड़ रहा है, वो अपने उस होशो हवास में नहीं है, वो ड्रिंक किया हुआ है, ठीक है। उसको मारने का अधिकार आपको किसने दिया? मारने का अधिकार कोई कानून में नहीं है। आपको उसको पकड़ करके ले चालान करिए आप। जी, चालान करिए। आप शराबबंदी लागू करिए, काहे नहीं लागू करते हैं, है ना। आपको इतना बड़ा अगर मुश्किल है तो आप अपने प्रदेश में शराबबंदी लागू करिए। बिहार के लोग भी खुश रहेंगे। बिहार के लोग कहते हैं कि यहाँ से शराब जो उत्तर प्रदेश से शराब स्मगल होके जाती है बिहार में, तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। तो यही मैं कह रहा था, ये इतना बुरा जो है बनारस की पुलिस ने किया। प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ से, लोकसभा मोदी जी वहाँ से जीते। मोदी जी को शर्मसार करने वाली घटना है ये घटना जो है पूरे बनारस को शर्मसार कर रही। एक गरीब आदमी बहुत मुश्किल से, जो एक ई रिक्शे का जो है लोन नहीं भर पा रहा है, जो आदमी वो 300, 400, 500 रुपये की दिहाड़ी के लिए बनारस की सड़क पे सुबह 3-4 बजे से रात के 12 बजे तक वो जो है मेहनत करता है, उसको जो है उसकी सड़क छीन ली गई है, उसको जोन में बांट दिया गया है। वो हर रोज़ टैक्स देता है, बड़ी मात्रा में टैक्स देता है। हम लोग GST भी देते हैं, है ना, हर जगह सरकार को पैसा देते हैं। हम सरकार के सामने भीख भी नहीं मांग रहे, हम ना आत्मनिर्भर हैं।
आत्मनिर्भर हैं, जो ये नारा दिए थे प्रधानमंत्री मोदी जी आत्मनिर्भर का, उसको सबसे ज़्यादा आत्मसात किसी ने किया तो वो ई रिक्शा चालकों ने किया, टोटो वालों ने किया। टोटो वाला जो है आज ये स्थिति है कि अपने परिवार को पालने के लिए जो 200-300 रुपया है वो नहीं कमा पा रहा है, क्योंकि वहाँ का जो प्रशासन है मनमाना ढंग से अपने बिना किसी समझ के, बिना किसी तर्क के एक नियम कानून जो है कहते हैं कि कानून जो है सिर्फ आम लोगों के लिए होता है, खास लोगों के लिए नहीं होता है। 3 पहिए वाले के ऊपर लागू कर दिया, 4 पहिए पे लागू करके देखें, ये वही लागू रिक्शे, करेंगे ट्रांसफर हो जाएगा उनका। बिल्कुल है ना? बड़े बाबू का कॉल आ जाएगा। हाँ, बड़े बाबू का, बड़े बड़ी कारें जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की है, ई रिक्शा बनाने वाला भी गरीब है, चलाने वाला भी गरीब है, तो ई रिक्शा वाले पे आपने चाबुक मार दिया। तो ये क्या कारण है कि एक टाइम में मोदी जी ई रिक्शा लेकर आए थे लोगों को रोजगार देने के लिए या लोगों को वोट बटोरने के लिए? वोट बटोर लिए, वोट ही नहीं बटोरे, आज किसको खुश बने। अब किसको खुश करना चाह रहे हैं? अब खुश किसको करना चाह रहे हो तो प्रधानमंत्री जी से पूछेंगे, वही बता पाएंगे। अब मोदी जी किसको खुश करना चाहते हैं, अभी तो यही लग रहा है कि ये रिक्शा बंद होगा तो इससे लाभ किसको मिलेगा? ई रिक्शा बंद होने से किसी को लाभ नहीं है, क्योंकि आपने न तो कोई इंडस्ट्री लगाई है जहाँ पे कोई नौकरी करे, चाकरी करे, ना तो कोई सरकारी नौकरी है, ना तो प्राइवेट में नौकरियाँ जो है वहाँ शोषण होता है। कहीं आप चले जाइए प्राइवेट नौकरी में, वहाँ सैलरी नहीं मिलती, सैलरी मिलेगी तो आधे पौने मिलेगी, कई बार कई महीने की सैलरी नहीं देता मालिक। ये जिस तरीके से कहते हैं कि नए ई रिक्शा आएंगे, नए नंबर प्लेट लगाए जाएंगे, फिटनेस की बात कही जाती है, तो ये क्या जाल है? नहीं, आप फिटनेस ठीक है, फिटनेस होना चाहिए, है ना, उससे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप नाबालिगों को न चलाने दे गाड़ी, उससे भी हमें कोई दिक्कत नहीं है ना। लोगों को पेट पालने दो ना यार। आपके देश में नौजवान डिग्री लेके, सर्टिफिकेट लेके सड़क पे है, उसके पास दूर दूर तक कोई काम नहीं। अगर उसने एक रिक्शा ले लिया तो कम से कम उसे चलाने दो, ठेला पटरी पे दुकान खोल दिया तो उसे करने दो। वो कहाँ, वो फैक्ट्री थोड़े खोल पाएगा, उसके पास इतना पैसा नहीं है। दिल्ली में जो चीज़ें सुनने में आ रही है लगातार, वो फिटनेस की बात कही जाती है, नंबर प्लेट की। बनारस में क्या मुद्दे सामने आ रहे हैं? बनारस में उन्होंने, एक छोटा सा शहर है, वहाँ 2 लाख पर्यटक आते हैं पर डे। वो पर्यटकों से जो है रोज़ थोड़ी बहुत कमाई हो जाती है, उससे उनका परिवार चल जाता है, ठीक है। पर आपने अभी क्या कर दिया कि उस शहर में आपने उसको 4 जोन में बांट दिया। एक जोन से दूसरे जोन में अगर आदमी नहीं जाएगा, टोटल कितने किलोमीटर का बनारस शहर है? अगर आप सारनाथ से और बाबा विश्वनाथ का जो मंदिर है वहाँ तक के किलोमीटर जोड़ेंगे तो कुल 5-6 किलोमीटर में सिमट जाता है शहर। अच्छा, उसी में 4 भाग कर दिए। उसको जो है आपने 4 हिस्से में बांट दिया। अब जो है आदमी तो छोड़ो, बीमार आदमी वो बार बार अपनी रिक्शे को बदल के, गाड़ी को बदल के एक जगह से दूसरी जगह थोड़े जाएगा। बदलेगा तो उसका किराया भी ज़्यादा लगेगा, है ना। बीमार तो छोड़ो, अपना ई रिक्शे का लोग बैटरी बदलने के लिए, मान लीजिए मुझे अपनी गाड़ी को मरम्मत करवाना है, मैकेनिक के पास जाना है, तो मैकेनिक के पास जाने के लिए भी मुझे जो है पुलिस परमिशन नहीं दे रही है, वहाँ पे चालान काट दे रहे हैं और सीज कर दे रहे हैं। ये मुद्दा था उसको जो मारपीट हुई थी उसके साथ क्या मुद्दा था ये समझ में अभी तक किसी को नहीं आया है। बस यही था कि वो एक वीडियो जो है लगातार जो आपके सामने जो है कि वो पुलिस वाले लगातार जो है उसको 3-4 पुलिस वाले मिल करके ई रिक्शा वाले को मार रहे हैं। और क्यों मार रहे हैं, क्या कारण है, कोई कुछ भी स्पष्ट नहीं है। जी, जिस तरीके से आपने कहा कि एक जोन से दूसरे जोन जाने के लिए रिक्शा चेंज करना पड़ेगा, इतना तो लोगों में संभव नहीं है। क्या इस तरह का गेम इसलिए क्रिएट किया जा रहा है ताकि बड़े जो ओला उबर जैसी कंपनियां हैं लोग उसको जाके बुक करें, ई रिक्शा बुक ना करें? गेम तो नहीं है ये? बिल्कुल गेम है। अभी बताइए, ओला उबर जो है ना 30% काट भी लेता है, रैपिडो है वो भी 30% ज़्यादा ले लेता है, कमीशन लेता है। तो ये जितनी कंपनियां हैं उनका तो वो चले, उसके ऊपर कोई रोकथाम नहीं है ना। सब एक अमीर और अमीर बनता जाए, उसकी ये व्यवस्था है। गरीब आदमी जो है ना 2 वक्त की रोटी खाए, इसके बारे में न सरकार सोच रही और न तो कोई और सोच रहा। इसी बात का झगड़ा चल रहा है। क्या हालात है, कितनी संख्या हो गई वहाँ पे बनारस में? 25,000 ई रिक्शा है, 25,000 टोटो वाले हैं कुल। और 25,000 टोटो वाले का मतलब आप समझिए कि एक घर में कम से कम 4 लोग होते हैं। 25,000 परिवार चलता है। 25,000 परिवार चलता है और वो 25,000 ई रिक्शे जो हैं लोन पे हैं। आप 90-95% लोन पे हैं, वो चलते हैं। उनका 9,000-8,000 रुपये प्रति माह का जो है EMI है। और वो आज की स्थिति ये है कि कोई भी ई रिक्शा वाला अपना लोन जमा नहीं कर पा रहा है, उनकी गाड़ियां खिंच रही हैं। अब उनको कुछ और नज़र भी नहीं आ रहा है कि आखिरकार वो अपना परिवार कैसे चलाएंगे। जिस भयावह स्थिति से वो गुजर रहे हैं ये बहुत ख़तरनाक है। यहाँ
बनारस को स्मार्ट सिटी बना दिया गया है बहुत सालों से। उस स्मार्ट सिटी में अगर आदमी के पास 2 वक्त की रोटी नहीं होगी, वो बाबा विश्वनाथ की नगरी है, वहाँ अगर वहाँ की जनता 2 वक्त की रोटी नहीं खाए, तो फिर हमारे प्रधानमंत्री को ये शर्मसार, इससे ज़्यादा शर्मसार कर देने वाली और कोई बात नहीं हो सकती है। जिस प्रधानमंत्री का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, उनके क्षेत्र के जनता जो है 2 वक्त की रोटी की मोहताज हो रही, ये प्रधानमंत्री जी को सोचना है, प्रधानमंत्री मोदी जी को सोचना है, क्योंकि वो एक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, ऐतिहासिक व्यक्ति बन चुके हैं। और उस ऐतिहासिक व्यक्ति के ऊपर ये धब्बा जो है ना, वो शोभा नहीं देगा कि एक गरीब जो है, जो बहुत मुश्किल से, और उन्होंने ही उसको ये ई-रिक्शा दिया था, बहुत मुश्किल से अपना पेट भर रहा था, और उस पर जो है एकदम आपने ये डंडा चलाया है, और ये बनारस की जनता माफ़ नहीं करेगी। बिल्कुल प्रवीण जी, आपने उचित कहा है। बड़े बड़े वादे करते नेता चुनाव से पहले, और बड़ी बड़ी योजनाएं भी लाई जाती है, लेकिन वास्तव में इनका लाभ किसको मिलता है? बिचौलियों को मिलता है, बड़े बड़े लोगों को मिलता है, कि कहीं ना कहीं व्यक्तिवाद हावी है। समाजवाद विचारधारा जब तक सरकार पैदा नहीं करेगी तो आम लोगों का भला कैसे होगा? इन रिक्शा वालों के साथ सहानुभूति है हमारी। बाकी हम उम्मीद करते हैं कि शासन प्रशासन भी इनके साथ सहानुभूति दिखाए, क्योंकि बड़े बड़े गुंडे नहीं हैं, बड़े बड़े माफिया नहीं है, एक छोटा सा एक आम आदमी है जो अपने परिवार को चलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बाकी आपकी क्या राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद प्रवीण जी। धन्यवाद।